नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वा टाइम्स। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी खबरों और रोचक जानकारियों का आनंद ले। गोरखपुर में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य रिचेन लामो, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कमलेश कुमार मौर्य ने सर्किट हाउस में विभिन्न धार्मिक समुदायों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को विस्तार से सुना। बैठक में मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने मदरसों में विज्ञान शिक्षकों को मानदेय दिए जाने, जुलूसों में डीजे पर प्रतिबंध लगाने की मांग समेत अन्य मांगे रखी। बौद्ध समाज के प्रतिनिधियों ने बौद्ध मंदिरों के जीर्णोद्धार, बौद्ध पर्सनल लॉ, कुशीनगर और बोध गया तक रेलवे स्टेशन बनाए जाने और तमाम बौद्ध विहारों को संरक्षित और सुरक्षित किए जाने की मांग की। राष्ट्रीय सदस्य रिचेन लामो ने कहा कि भारत से ज्यादा सुरक्षित जगह अल्पसंख्यक समाज के लिए कोई नहीं है। भारत विविधताओं का देश है, यहाँ अल्पसंख्यकों की स्थिति अच्छी है। इस मौके पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कमलेश कुमार मौर्य ने आए हुए सभी प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा, आप सभी को अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो मेरे कार्यालय आकर संपर्क कर सकते हैं। इस अवसर पर बैठक में मुस्लिम और बौद्ध समुदाय से बड़ी संख्या में प्रतिनिधिगण मौजूद रहे। आपकी नेतृत्व में संरक्षण हो, कहीं कहीं काफ़ी विवाद की स्थिति आ जाती है। अब इस समय बदायूं में एक प्राचीन प्रतिमा है, उसको लोगों ने तोड़ दिया है, कहते हैं शिवलिंग है, तमाम तरह की बातें उत्पन्न हो रही है। ये बदायूं जिला में मझिया जिला बदायूं है। जनपद औरैया में अम्बेडकर पार्क है, उसको लोगों ने गौशाला बना दिया है। इस तरह से तमाम भगवान बुद्ध बाबा साहब की प्रतिमा है, तमाम अपेक्षित है। तो हम यही चाहते हैं, आपसे अपेक्षा है कि जो भगवान बुद्ध बाबा साहब की प्रतिमा है, बौद्ध विहार है, हमारे सम्राट अशोक के जो भी पुराने अभिलेख हैं या जो भी स्थल है उसको सुरक्षित से रक्षा किया जाए। हाई कोर्ट में मुकदमा हो गया। दूसरी बात, अजान का मामला तो सबसे तमाम जुलूस निकलता है। जुलूस हम लोगों का यह है, रबीउल अव्वल शरीफ में जुलूस निकलता है और बहुत ज़्यादा अगर हुआ तो 11वीं शरीफ में कुछ लोग निकालते हैं। 2-4 जुलूस होता होगा तो होता होगा, वरना जितनी भी जुलूस निकलते हैं शहर से, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4-4 दिन, हफ्तों जुलूस निकलता रहता है। ठीक सिर्फ डीजे पर पाबंदी अगर लग जाती तो सब मामला शांत हो जाता। माइक में कोई ऐसी परेशानी नहीं थी और हल्के आवाज में सब लोग जा सकते थे, लेकिन डीजे इस तरह से बजता है कि अगर साइड से गुजर जाएगी तो काम डूब जाएगा। अगर रोड पे मस्जिद है, क्या मजा है कि कोई नमाज पढ़ ले। ये था कि आप बिल्कुल हल्की आवाज करके अजान दीजिए, नमाज पढ़ाइए, सब कुछ कीजिए। तकरीबन हम जानते हैं कि अब धीरे धीरे 1 महीने के अंदर जो है सभी मस्जिदों से माइक उतरवा दिया गया है। ठीक है, अगर किसी तरह का कोई मसला होता है तो मस्जिद की अजान ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट से 2.5 मिनट, बहुत ज़्यादा कोई किरत करके करेगा तो 3 मिनट कर देगा अजान। 3 मिनट से ज़्यादा अजान नहीं होती है किसी मस्जिद में भी हो। और जुमा के दिन होता है तो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा कोई अगर तकरीर करता है, कोई नमाज का तरीका बताता है मस्जिद में। मस्जिदें आप भी जानती हैं कि मस्जिदें छोटी हैं। वही बात तो मैडम आप लोगों से करें कि आप अपनी बात जो है रखें। तो यहाँ इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने मैडम के सामने मुखातिब होने में क्या बुराई है? कोई बात नहीं, खामोश आ गया ना, कोई बात आ गया। आपस में बात नहीं करेंगे। आप मुझे बोलिए जो बोलना है, फिर मैं इसीलिए तो मैं बैठी हूँ। आपस में बोलेंगे तो मेरा क्या जरूरत, फिर मैं चली जाती हूँ। 3-4 दिन पहले भी मीटिंग हुई थी। ऐसे कीजिए मौलाना साहब, इसके बारे में डिटेल जानकारी तो मुझे नहीं है, आप लिखित में दीजिए मुझे, ठीक है? मैं आपको अपना मेल आईडी दे के जाऊंगी, ठीक है ना? आप लिखित में दीजिए जो भी हो, फिर कमीशन हम यहाँ से जो भी प्रोसीजर के हिसाब से हम जो है रिपोर्ट लेंगे, रिपोर्ट कॉल करेंगे। रिपोर्ट में दोनों पक्षों के बात हमारे सामने आ जाते हैं, फिर निष्कर्ष पर पहुंचने में आसानी हो जाता है। आप लिखित में जरूर दीजिए, सरकार के संज्ञान में होना चाहिए। बहुत अच्छा किया आपने बोला, क्योंकि ऐसे मसले जो भी होता है कहीं ना कहीं छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ होगा, उसको जरूर हल होगा, मेरे ख्याल में जरूर हल होगा। आप लिखित में दीजिएगा, ठीक है ना?
अच्छी बात है। उन्होंने ये महसूस किया कि हमारे भारत विविधताओं का देश है, अलग अलग धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, कहीं कम संख्या के लोग पिछड़ के कहीं पीछे ना रह जाए। तो उन्होंने ये सोचकर ये आयोग बनाया है। तो शुरू में कहीं लोगों के मन में डर के भावना ना हो, इनइक्वालिटी की फीलिंग ना हो, इनसिक्योरिटी फील ना करे अपने ही देश में। तो बहुत अच्छे सोच के साथ ये आयोग बना था। तो समय अनुसार ये फिर डेवलपमेंटल साइट में भी चला गया। तो मैं समझती हूँ भारत से ज्यादा सेफ जगह हम अल्पसंख्यक लोगों के लिए और कहीं नहीं है। बिल्कुल सही आपने कहा। मैं एक एग्जांपल हमेशा देती हूँ, भारत के जिस कोने में भी जाती हूँ। भारत के जब 3 टुकड़े हुए, विभाजन हो गया था, सरहद के उस पार भी अल्पसंख्यक पिछड़ कर रहे थे, सरहद के इस पार भी हम अल्पसंख्यक के रूप में आए हैं। अब देखिए, सरहद के उस पार जो अल्पसंख्यक हम छोड़ के आए थे, आज कहाँ है? वो जमीन खा गए या आसमान निगल गए या कहाँ गए? यहाँ हम सब फल रहे हैं, फूल रहे हैं। गिले शिकवे होते हैं, वो तो परिवार में 5 भाई होंगे, उनके बीच में भी दिल में रहेगा कि पिताजी ने उसको भाई को ज्यादा दिया, उसको सड़क के किनारे वाला दिया, मुझे कोने वाला नहीं दिया। शिकायतें होती है, लेकिन दिल खोल कर बात करने से हर शिकायतें भी दूर हो जाते हैं। मंत्री के पास पिटीशन पहुंचाया हुआ है, उन्होंने बताया, ठीक है ना। तो लेकिन इसमें भी थोड़ा सा क्लैरिफाई हम सबको खुद बैठ के बात करने की जरूरत है। बहुत पर्सनल लॉ अगर जैसे मैरिज एक्ट बनेंगे, जो यहाँ यूपी बिहार में शादी जिस तरीके से होते हैं, जैसे लद्दाख में और अपना तरीके से होता है, महायाना लोग कुछ और तरीके से करते हैं। पहले हम सब एक होने की जरूरत है। लॉ बनाएंगे तो किसको मानेंगे? आप वाला कहेंगे तो वो कहेंगे कि हम अपने को छोड़ के आप किसको क्यों माने? ऐसे भी हो सकता है। हम सब पहले बैठ के करने की जरूरत है, मुझे तो ऐसा लगता है। लेकिन ये अभी चल रहा है, इसके ऊपर भी हमने कमीशन में 3 दफा मीटिंग बुलाया, कई दफा मीटिंग बुलाया हमने, जहाँ जहाँ कंसर्न को सबको हमने लिखा है, हम साथ है इसके। लेकिन जो मुझे लगा कमी वो मैं आपको बता रही हूँ। ये मेरा पर्सनल राय है, ये कोई ऑफिशियल राय नहीं है, मेरा पर्सनल राय है। हम सब पहले एक होके कानून बनाएंगे तो सही, लेकिन मेरे शादी करने का तरीका कुछ और है, आपके शादी करने का तरीका कुछ और है। क्या आप मेरे वाला फॉलो करेंगे कि मैं आपका वाला फॉलो करूं? आप उधर देखिए, अरुणाचल में देखिए, वो ट्राइबल अपना कल्चर वो लोग फॉलो करते हैं, असम में अपना कल्चर फॉलो करते हैं, और सिक्किम में अपना कल्चर फॉलो करते हैं, लाहौल स्पीति में अपना कल्चर फॉलो करते हैं। पहले हम सबको एक जगह पर इकट्ठा करने की जरूरत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ, और हम विशेषकर से बात करना चाहते हैं बौद्धिस्ट पर्सनल लॉ पर। बौद्धिस्ट पर्सनल लॉ के लिए बहुत दिनों से प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश कर चुका था, और आपसे भी दिल्ली में मीटिंग हो चुकी है, गया में भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसमें कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। क्योंकि देखिए, यह देश जो है भारत, जब ये हिंदू धर्म भी नहीं था, उसके पहले से यहाँ बौद्ध धर्म जो है, पूरा भारत ही बौद्ध में था। और देश आजाद हुआ तो बौद्ध धर्म लुप्त हो गया, और हिंदू धर्म का पर्सनल लॉ, मुस्लिम लॉ सब बन गए। लेकिन बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म में समाहित कर दिया गया, मतलब जस्ट उल्टा हुआ। जो पेरेंट है
उसमें बेटे को घुसा दिया गया, लेकिन आज तक बुद्धिस्ट लॉ पर्सनल लॉ नहीं बना। हम लोग का अनुरोध है कि इस देश में बौद्धिस्टों के लिए इनकी हर स्टेट में कुछ न कुछ जनसंख्या है, एक अच्छी खासी जनसंख्या है। मैं नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा सेवा दिया हूँ, नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत अच्छी खासी संख्या है, लेकिन बौद्धिस्ट पर्सनल लॉ नहीं होने से हम लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। जैसे अभी गया का जो मसला अभी चल रहा है बीटीएमसी का, बीटीएमसी में मैक्सिमम हिंदू धर्म के जो पुरोहित लोग हैं, सो कॉल्ड आप कह सकती हैं कि बौद्धिस्ट हैं, वो लोगों का प्रतिनिधित्व चल रहा है उनके हिसाब से। बात ये तो हाँ, काम चल रहा है, ये आप हाँ, तो बाकी यहाँ का कोई इशू है आप वो बताइए। यहाँ का इशू ये है कि यहाँ चूंकि ये बुद्ध की ये विशेषकर नगरी है, बगल में महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर देवदा जहाँ उनका ननिहाल था, और वहाँ बगल में एक राम ग्राम करके जगह है जहाँ पर भगवान बुद्ध की जो 8 हिस्सा की जो धातु थी अस्थि की, वो वहाँ आज भी मौजूद है, एक स्तूपा है। वहाँ कुछ काम तो शुरू हो गया है, ये नहीं कह सकते कि काम नहीं, बहुत संघर्षों के बाद काम शुरू हो गया है, लेकिन आज भी उसकी जो प्रगति है बहुत धीमी और स्लो है। तो हम लोग चाहेंगे कि ये महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट को ये जो बुद्धिस्ट सर्किट है कपिल वस्तु से होते हुए, ये सब को थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाए। और इन जो इस तरह के, जैसे आपने सहगौरा का कहा, सहगौरा में वो अशोक के शिलालेख मिले थे, लेकिन आज तक वहाँ कुछ डेवलप नहीं किए गए। को यही निर्देश दिया है कि जो भी उनके समस्या है उसको रिटर्न में दे दे, लिखित में दे दे, ताकि हम उसके ऊपर कंसर्न अथॉरिटीज तक इनके समस्या को पहुंचा सके। मैम, बहुत पर्सनल लॉ के ऊपर यहाँ पर आवाज़ उठाई गई कि उसको बनाने जाए, उसमें क्या प्रगति हो रही है? वो तो ऑलरेडी जो है लॉ मिनिस्टर के पास इन्होंने जो बौद्ध पर्सनल लॉ के जो है इनका एक ग्रुप बना हुआ है जो इनिशिएट कर रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी जो है लॉ मिनिस्टर के संपर्क में उन्होंने उनको ये पुटअप किया हुआ है। तो अभी उनके तरफ से जो भी निर्देश आएंगे उसके ऊपर निर्भर है। बाकी आयोग में बीइंग ए बुद्धिस्ट सदस्य हम इनके साथ हैं, हमने कई बार इनका बैठक भी लिया है और इनके ऊपर चर्चा भी किया है। प्रबंधक और शिक्षक और आए हुए हैं, ये लोग तो ये सारे लोग मैं मदरसों को देख चुका हूँ, अच्छे से चला रहे हैं, बच्चों की उपस्थिति में ठीक है। टीचरों का अटेंडेंस का एक इशू था तो बायोमेट्रिक होने लगा, तो लगभग हमारे यहाँ सभी के यहाँ 10 के यहाँ बायोमेट्रिक उपस्थिति होती है। इसमें किसी का अनुपस्थिति का इशू जो था पहले वो समाप्त हो चुका है। ये हमारे 10 मदरसों का विवरण है। ये सुकृत पद है इसमें, और टीचर, और इसके अलावा व्यू डैश। मैम, ये जो डैश पोर्टल पर बच्चों की संख्या है, ये पूरा लिंक है आधार कार्ड से, इसमें डेटा मैनिपुलेट बिल्कुल नहीं है। जितने बच्चे हैं जितने मदरसे में उतने बच्चों की सूची है, ये ऑनलाइन शो करेगा बेसिक की तरह बिल्कुल। मंडे को 11 या 12 बजे तक दे दीजिए कार्यालय में। और मैम का शुक्रिया करेंगे कि आपने इतना बहुमूल्य समय आपको दिया, और हम भी आश्वस्त करते हैं कि जो समस्याएं जनता से आपने कही है, हमको निर्देशित किया है, जो समस्या उसको मैं निराकरण करने का पूरा प्रयास करूंगा। एक निरीक्षण करने को कहा, एक डेथ इशू था वो, और मैम को मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ कि फिर पुनः अवसर हमको ऐसा आप उपलब्ध कराएंगे।